आ सके समस्त लोगों में, मानवीयता की भावना आ सके, जिसका जैसे जैसे वेदों का अध्ययन उसमें कमी आती दिख रही है, उसी प्रकार धीरे धीरे समाज में बहुत सारी जो वेदों के मंत्र लिखे होंगे तो उसमें जैसे विश्व अद्भुत की भावना उन्होंने प्रकट की है, वैसे विश्व अद्भुत की भावना आज उसका धीरे धीरे हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वेदों से उसका और उत्थान हुआ है। वेदों से उसका जिस प्रकार की भावना है उस समय समस्त भूमि को एक राष्ट्र के रूप में अथवा समस्त पृथ्वी को और धीरे धीरे और जब हम धीरे धीरे अगर वेदों का अध्ययन हमारा होते जाएगा, वेदों के मंत्र या वेदों में जो ज्ञान राशि है उसका जब हम उसे आत्मसात करते जाएंगे तो पूरे विश्व में राष्ट्र को देख पाएंगे, राष्ट्र का भारत को और केवल राजनीति को केवल छोटे स्थान को। हल्द्वानी से आए हुए डॉक्टर महेश शर्मा से निवेदन करूंगा कि क्या निष्कर्ष रूप में अपने नमस्कार और विभिन्न जगह से आए और छात्र सभी को मेरा प्रणाम। 3 दिन से चल रही वेदों से संबंधित वेदों में राष्ट्रवाद के ऊपर चली चर्चा, उससे हम सब लोग अद्भुत हैं। और मेरा प्रथम बार यहाँ आना हुआ है होशियारपुर में, जो सुना था इसके बारे में सभी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वेदों में राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन वसुनाथ कृष्ण प्रतिमा यज्ञानां ब्राह्मण देवा वैदु रुद्रा भूरिस्त्राम भूरि वसंति अहम राष्ट्रीय संगठन। जो राष्ट्र शब्द का ज्ञान विद्या के साथ साथ उसका मांगलिक इस्तेमाल हो, किसी विनाश में नहीं हो। और वेदों में देखने पर्यावरण संबंधी पृथ्वी जो है 10 फुट समावापी 10 वापी समुद्र 10 रथ समुद्र 10 पुत्रों समुद्र नाम कि 10 कुओं के समान एक बावड़ी, 10 बावड़ी के समान एक तालाब, 10 तालाब के समान एक पुत्र और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष। तो जीवन में जो है वृक्षों का भी महत्व बताया गया है, पर्यावरण से हम देख सकते हैं। वहीं हम देखेंगे त्याग की भावना। आज हम जो है केवल समेटने में लगे हुए कोई भी चीज हम देखेंगे ईसावास सर्वम जगत त्याग जगत तेरे तक तो त्याग की भावना होनी चाहिए। विश्व कल्याण की भावना जो है, विश्व बंधुत्व की भावना है, निजा परोवेदी गणना लगती शांति की भावना, विश्व शांति की भावना, देव शांति रत्न शांति पृथ्वी शांति रावा शांति जो है शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति। इसी तरह हम देख रहे हैं जो वर्तमान की जो शिक्षा है लेकिन वो धनोपार्जन हो गई है, सा विद्या मुक्ति वो नहीं रह गया। हम क्या इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं और अपने बच्चों में निवेश करना चाहते हैं और उसका रिटर्न पाना चाहते हैं। शिक्षा वो नहीं रह गई जो वेदों में वर्णित है, जो गुरुकुलीय शिक्षा धीरे धीरे हम देख रहे हैं समाप्त हो रही है। ऐसा शिक्षकों का भाव हो गया जैसे यहाँ हम गुरु जी बुनियाद देख रहे हैं जो सेवा नियुक्त के बाद भी जो है निरंतर जो है सेवा रखते हैं। तो ऐसे गुरुजनों का भी अभाव हमें देखने को मिल रहा है आगे की पीढ़ी में। इसी के साथ मैं अपनी बातों को मैं 3 दिनों से इससे जुड़ा हूँ, तो अब राष्ट्रवाद को आत्मसात करते हुए मैं आपको कुछ हिंदी कविताओं की ओर ले चलता हूँ और सुनिएगा यहाँ से ये क्षण। जब आपके जैसे ही हम लोग भी अध्ययन कर रहे थे तब ये लिखा था, तो सुनिएगा कि धर्म मजहब के नाम पर ही यहाँ तो वोट पड़ते हैं। धर्म मजहब के नाम पर ही यहाँ तो वोट पड़ते हैं। नेताओं के आशियाने तो यहाँ प्रतिपल बढ़ते हैं। अपनी लंका कितनी ऊंची कर
अंजनी सुत हनुमत भी इसी भारत में पलते हैं। अंजनी सुत हनुमत भी इसी भारत में पलते हैं। और एक जो विद्यार्थी बैठे हैं आपके मतलब का एक छंद सुना देता हूँ कि किसी को भी पता क्यों हो तुम्हें क्यों पूजता हूँ मैं। पंडित राज जगन्नाथ से आप सारे परिचित हैं, उनके जीवन को जानते हैं, तब सुनिएगा इस छंद को कि किसी को भी पता क्यों हो तुम्हें क्यों पूजता हूँ मैं। घास हो जाए जिसे तुम प्यार से बस देख लो बन जाए वो पंडित। जगन्नाथ जी को याद कीजिएगा। जिसे तुम प्यार से बस देख लो बन जाए वो पंडित। जरा धिक्कार दो जिसको वो कालिदास हो जाए। जरा धिक्कार दो जिसको वो कालिदास हो जाए। और एक छंद सुन लीजिए कि बिन बोले तुम चले गए हो बोल के जाते अच्छा था। बिन बोले तुम चले गए हो बोल के जाते अच्छा था। मन तो मेरा संग ले गए हमें ले जाते अच्छा था। दिल तो मेरा संग ले गए हमें ले जाते अच्छा था। आंखों से बाहर निसृत, आंखों से बाहर निसृत ये यादें कहाँ रखनी है। आंखों से बाहर निसृत ये यादें कहाँ रखनी है। समय मिले तो फोन लगाना तुमसे बातें करनी है। समय मिले तो फोन लगाना तुमसे बातें करनी है। प्रियवर मुझको फोन लगाना तुमसे बातें करनी है। और क्योंकि अचानक से मुझे बुला दिया गया तो मैंने कोई ध्यान नहीं है, मैं एक कविता आपको सुना देता हूँ। मेरे बड़े मन की कविता है। एक जिस धरती पे हम हैं और जिस धरती से मैं आया हूँ, दोनों ही धरतियों में इस विशेषता है कि हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग फौज में जाते हैं और अपनी जो जीवन की आहुति है वो कुर्बान कर देते हैं। तब एक कविता मैं पढ़ना चाहता हूँ, 5-7 मिनट की कविता है और आपका ध्यान चाहता हूँ। एक बहन का दर्द है सर, और अभी तक मैंने बहुत अच्छा नहीं लिखा, लेकिन जो भी लिखा है उसकी ये सबसे मेरी नजर में उत्कृष्ट है और मैं आपके समक्ष आपको ही समर्पित कर रहा हूं। एक बहन का दर्द है कि मेरा भाई बहुत शरारती, मेरा भाई बहुत शरारती, मेरा भाई इतना नालायक, मेरा भाई बहुत शरारती, मेरा भाई इतना नालायक कि हमेशा मुझसे झगड़ा करता और बिन बोले बिन बातों के मुझसे लड़ता रहता। हमेशा मुझसे झगड़ता और बिन बातों के मुझसे लड़ता रहता। जी हाँ, मेरा भाई कभी मेरी चुटिया खींचता, मेरे घरौंदे तोड़ता और मुझे रोता हुआ देख खुद भी रोने लगता। कभी मेरी चुटिया खींचता, मेरे घरौंदे तोड़ता, मुझे रोता हुआ देख खुद भी रोने लगता। मुझे उठाते गिराते गिराकर संभालते, मुझे उठाते गिराते गिराकर संभालते, न जाने मुझे उठाते गिराते और गिराकर संभालते, न जाने कैसे मैं उसके स्पर्श से दूर हो गई। मुझे उठाते गिराते और गिराकर संभालते, न जाने मैं कैसे उसके स्पर्श से दूर हो गई। एक रोज मां ने बताया, बेटा तू अब बड़ी हो गई। संभव हमारे मुख्य अतिथि आ चुके हैं, तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
मैं अपने सनातन धर्म से आए हुए विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि कृपया स्वस्ति वाचन हमारे मुख्य अतिथि के रूप में स्वस्ति वाचन करें। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब मैं अपनी विभागाध्यक्षा प्रोफेसर रितु बाला जी से निवेदन करूंगा एवं मंचस्थ सभी विद्वानों से निवेदन करूंगा कि मुख्य अतिथि के साथ एक बार पुनः दीप प्रज्वलन करें। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इदगुं हविः प्रजनन्वे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्याभयशनिः अग्निं प्रजां बहुलाम्बे करोतन्नं पयोरेतो अस्मात् सुदतः। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। श्रीमती कोमल मित्तल जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पहले भी अपने संस्थान में आ चुकी हैं, तो मैं अपनी विभागाध्यक्षा जी से निवेदन करूंगा कि कृपया अतिथि सम्मान में पुष्प गुच्छ प्रदान कर श्रीमती कोमल मित्तल जी का स्वागत करें। धन्यवाद। अब मैं अपने ही संस्थान के पूर्व आचार्य प्रोफेसर रघुवीर सिंह जी से निवेदन करूंगा, कृपया श्री मुकेश अरोड़ा जी का माल्यार्पण एवं स्वागत करें। धन्यवाद। कृपया मुख्य अतिथि का स्वागत एवं परिचय करें। प्रोफेसर रितु बाला। बहुत बहुत धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय कोमल मित्तल जी होशियारपुर में डीसी पद पर सुशोभित हैं। आप मूलतः सोनीपत की हैं। आप 2014 बैच आईएएस ऑफिसर हैं। आपने विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों में उच्च पद पर कार्य किया है, जैसे कि एडिशनल सेक्रेटरी फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर, एडिशनल कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एसडीएम इत्यादि। आप विनम्र स्वभाव, सरल चित्त, कार्य क्षेत्र में निपुण, सहृदया, न्यायमूर्ति, समय का सदुपयोग करने में दक्ष, कुशाग्र बुद्धि, राष्ट्र सेवा में दच्चित
भारतीय संस्कृति की उपासिका इत्यादि दिव्य गुणों से विभूषित हैं। आपकी उपस्थिति से यह सभा गौरवान्वित हुई है और आपने जो अपना कीमती समय दिया है यहां संस्थान में जो आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर मुकेश अरोड़ा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। यद्यपि समय सर ने आज हमें बहुत अपना समय दिया है। आप लुधियाना निवासी हैं, आप MA गोल्ड मेडलिस्ट, MPhil तथा PhD हैं। आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में 1996 से सीनेटर हैं। आप जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आपने सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए खर्चा देकर उनकी उच्च शिक्षा पूर्ण करवाई है। ये आपका बहुत बड़ा सर, अपने विद्यार्थियों के प्रति आपका सहयोग रहता है हमेशा। आप कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन श्री कृष्ण उक्त गीता के वाक्यों को व्यवहार में उतारते हैं। आप परम उत्साही, श्रमशील, बाधाओं की सहजता से सहन करने वाले, वैदिक संस्कारों से युक्त, कर्मठ, सरल स्वभाव, विकास मार्गी, स्वभावलंबी, विवेकी, विनम्र इत्यादि दिव्य गुणों से विभूषित है। सर, आपका भी हमारे संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। के सत्राध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हमारे बीच में उपस्थित प्रोफेसर सुधीर आर्य जी से निवेदन करूंगा कि कृपया राष्ट्रवाद संबंधित कुछ तथ्य, कुछ संदर्भ हमारे सामने प्रस्तुत करें संदेश के रूप में। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवे यद्भद्रम तन्न आसुवे। वेदों में राष्ट्रवाद का ये समापन समारोह चल रहा है और जिस कार्यक्रम का प्रारंभ भी इंद्र से हो और समापन भी इंद्र से हो, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। प्रारंभ में आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र अलंकार जी आए थे और आज इस समापन कार्यक्रम में इंद्र देवता इतने प्रसन्न हैं कि सब कुछ इंद्र में जलमय हो गया है और जल से संपूर्ण संसार की सृष्टि होती है। सारी औषधियाँ, वन, वनस्पतियाँ, खाद्य पदार्थ सब उससे उत्पन्न होता है। और आज के इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि अपना आशीर्वाद देने पधारी मेरे अपने राज्य से हमारी बड़ी बहन अनुजा कोमल मित्तल जी। आदरणीय मैडम, ये विषय इसलिए रखा गया कि आज हमारे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। हम एक आर्थिक युग में जी रहे हैं, लेकिन हमारे से जो पिछड़ता जा रहा है वो हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारे भाव, हमारे विचार। परिवारों के अंदर विखंडन पैदा होता जा रहा है। परिवारों के अंदर संगठन की भावना कैसे पैदा हो? आज हम संस्कारों में बहुत पीछे जाते जा रहे हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें कोई संस्कार का विधान किया गया हो। परिवारों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जहां हम छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, उन फ्लैट्स की अपनी एक समस्या है कि दादा और दादी को हम साथ नहीं रखते हैं। कभी कभी स्टेटस सिंबल की वजह से और कभी कभी बहुत कुछ पैसा बचाने की वजह से, और कभी कभी उसमें लगता है कि जगह बहुत थोड़ी है, इसलिए भी हम उनको साथ नहीं रखते हैं। दादा से पोते के बीच में एक संस्कारों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो एकदम से सॉलिड होता है, एकदम से परिपक्व होता है, और उसके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो अद्भुत बॉन्डिंग है। वो हमारे बीच से कहीं ना कहीं छुटता जा रहा है। इसलिए वैदिक परंपराओं को बार बार उसके जागरण करने के लिए अभी 4-5 दिन पहले की घटना शायद आप सभी ने पढ़ी होगी कि 11,000 करोड़ का मालिक सारा श्री, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसके दोनों बेटे, जिसकी 2004 में जब वो शादी करता है तो 500 करोड़ की शादी अखबारों में छपती है, वो उसके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचते। उसकी पत्नी उसके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचती। ये भारत में अब होने लगा है ऐसा। तो अब ये पुनर्जागरण का काल है। एक और जिसकी बार बार हम चर्चा करते हैं कि ऐसा जागरण का काल जो संगठन का काल है।
आज चारों तरफ हमारे अनेक राज्य, अनेक देश खड़े हैं जो भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे समय में यदि हम संगठित न रहे तो कोई 600 की सेना लेके आया, कोई 2000 की सेना लेके आया और कोई 4000 की सेना लेकर के आया और हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, क्योंकि हम बिखरे हुए थे। हम साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते थे, साथ बैठ के पानी नहीं पी सकते थे। जब साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, वो लोग लड़ कैसे सकते हैं? आज वो समय आ रहा है जब हमारे को संगठन की आवश्यकता है, व्यक्ति को व्यक्ति के साथ मिलकर चलने की आवश्यकता है। आज वो परंपरा हमारे को पुनर्जागरण करने की आवश्यकता है, जब हम एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं। कोरोना पीछे आया, सबको एहसास करा के चला गया कि जब आप में खुद में शक्ति है, आपका खुद का इम्यून सिस्टम मजबूत है, तो आप दुनिया से लड़ सकते हैं, अपने आप से लड़ सकते हैं, दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने संगठन को मजबूत करें, अपने आप को मजबूत करें, अपने परिवारों को मजबूत करें और एक दोबारा से उस पीढ़ी का दोबारा से संचरण करें, जिसके लिए वेदों की रचना उन परमपिता परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों के हृदय में ज्ञान प्रस्तुत किया। आज बार बार उस बात की चर्चा उठती है जब महिलाओं के समान अधिकार की बात करता है, महिलाओं के आरक्षण की बात करती है, महिलाओं को समान रूप से सब जगह, जब पूरी दुनिया में अधिकार नहीं था तो वेद उसको समानता का अधिकार दे रहा था। मां भ्राता भ्रातरम दीक्षण मां स्वसारम उत स्वसा सम्यंच सव्रता उत्वा वाचम वरत भद्रया। कैसा आपस में हमारा पारस्परिक व्यवहार हो। आज दुनिया भर के कोर्ट्स भरे पड़े हैं इस चीज से कि किसका तलाक किसके साथ होना है, और यदि आप उसमें थोड़ा सा एक डेटा सर्वे करके चलेंगे तो उस डेटा सर्वे में आप पाएंगे कि वो अनपढ़ लोग नहीं है, वो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। कहीं आईएएस भी हैं, कहीं आईपीएस भी हैं, जज भी हैं, एडवोकेट भी हैं, इंजीनियर भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं। उनके बहुत सारे दुनिया भर के केस चल रहे हैं। रितु मैडम, हम क्या कर रहे हैं? हमारी शिक्षा क्या हमारे को विखंडन की तरफ लेकर के जा रही है? पुरानी परंपरा में हम देखते हैं कि एक बड़ा अच्छा ऑफिसर है, उसके साथ एक अनपढ़ सी महिला है, उसके साथ विवाह होता है, दोनों मिलकर के इस संसार रूपी गाड़ी का इतना बढ़िया संचरण निर्वहन करते हैं, सारे परिवार को मिलकर के ऑफिसर बना देते हैं। आज 2 बड़े अधिकारी मिलकर के अपना जीवन चलाने के लिए कस्में खाते हैं, लेकिन वो शादी बड़ी मुश्किल से 6 महीने चल नहीं पाती। सारे कोर्ट इसके नाम पर भरे हुए हैं। कहीं ना कहीं हम संस्कारों में पीछे पिछड़ गए हैं। ये एक बॉन्डिंग है, एक विचार है, एक भाव है, और उसमें पति का इतना ऊंचा स्थान है, पत्नी का इतना ऊंचा स्थान है। अथर्ववेद में एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग आता है, जहां आप सभी विद्वान लोग जानते हैं, राजा बैठा है और रानी बैठी, और राजा और रानी के बीच में डॉक्टर साहब चर्चा चल रही है आपस में, और रानी उसको कहती है कि राजा, मैं तुम्हारे से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हूं, इसलिए मेरा मान और सम्मान आपके अपने हाथ में है। मुझे आप समान अधिकार देंगे, समान सम्मान देंगे तो आपका सम्मान जाकर के बढ़ेगा। तब राजा उसको एक वाक्य कहता है कि रानी तुम साम्राज्य भव। हे रानी, तुम साम्राज्य बनो, तुम राजा की पत्नी हो तो तुम साम्राज्य बनो, और तुम ससुर के ऊपर राज करो, तुम ननंद के ऊपर राज करो, और तुम देवर और अपने जो परंपरा के जो लोग हैं उस परिवार के अंदर तुम राज करो। ऐसी पट महिषी, ऐसी पटरानी और ऐसी महारानी की चर्चा करता है जहां वो समान अधिकार की चर्चा करता है। इसलिए बार बार उस राष्ट्रवाद को पुनः स्थापित करने के लिए, उस संगठन की भावना को दोबारा से स्थापित करने के लिए, आज आपको लगता है कि यदि हम संगठन में रहेंगे तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। यदि आप बिखर जाएंगे तो बिखारने के लिए तो बहुत सारी संस्थाएं लगी हुई हैं आज। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आज बहुत ही उत्तम प्रकार से मिलकर के परिवारों के अंदर मेल हो, समाजों के अंदर मेल हो। हम बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं मैडम, मैं बड़े सच्चाई के साथ कहता हूं कि 10 तरीके के लेफ्टिस्ट बिठा दीजिए, सारे मिलकर के उठेंगे। 10 शराबियों को बिठा दीजिए, बड़ा सुंदर सा प्रेम रहेगा, बड़ा स्नेह रहेगा, शाम को ढूंढते फिरेंगे एक दूसरे को। और 10 पढ़े लिखे लोगों को बैठा दीजिए, अगले दिन एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते। शिक्षा और दीक्षा किस जगह हमारे को लेकर के जा रही है। संस्कृत विभागों की जो स्थिति है वो मैं कहना नहीं चाहता हूं। और अपने को आज इस बात की जरूरत है कि हम ज्ञानम भारय क्रियाम बिना, केवल हम थ्योरी देख रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल नहीं देख रहे। केवल सैद्धांतिक रूप से उन पक्षों को पढ़ रहे हैं,
लेकिन जरूरत इस बात की है कि व्यवहार पक्ष में भी उस चीज को हम लेकर के आए, जिन चीजों को हम संस्कार रूप में पढ़ रहे हैं, वेद के इतने सारे सत्य के पक्ष को पढ़ रहे हैं, बृहद के पक्ष को पढ़ रहे हैं, उग्र के पक्ष को पढ़ रहे हैं, अनेक पक्षों को हम पढ़ते हैं। थ्योरी में तो बहुत अच्छी लगती हैं, दूसरों को उपदेश देने के लिए तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अपने ऊपर जब उसको हम अप्लाई करेंगे, जब तक उसका प्रैक्टिकल हम नहीं अप्लाई करेंगे, तो जब तक उसका किसी प्रकार से कोई लाभ निकलने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के सेमिनार, इस प्रकार के सम्मेलन जब होते हैं तो उसका बहुत अधिक 100% लाभ तो दुनिया में नहीं निकलता है, लेकिन उसका 20%, 25%, 30% भी यदि लाभ निकलता है तो उस सेमिनार की सफलता मैं अपने समझता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर होती है। और ऐसा कुछ हो नहीं सकता जब भावों का संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जाता है, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। आज हम भी यहां आए, इतनी सारी नवीन चीजें हमारे को जीवन शैली के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे जीना है, कैसे उठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। बहुत सारी भ्रांतियों का निवारण भी हुआ कि पानी कितना पीना, उठना कैसे। सर, आपस्तंभ धर्म सूत्र में बड़ा सुंदर एक वाक्य लिखा है। हमारी भारतीय परंपरा में 2 समय पर संधि काल है, एक प्रातः काल संधि काल है, एक साय काल। जब सुबह सुबह भोर का समय होता है, सूर्य की किरणें धरा से मिलती हैं, वो संधि काल हम कहलाते हैं। और भी उसके उषा ब्रह्म अनेक प्रकार के काल है। एक साय का काल है जिसको संधि काल हम कहते हैं, जब भगवान मरीचि मालिनी, भगवान भास्कर, भगवान अरुण देव अपनी किरणों को वापस इस पृथ्वी से, इस धरा से उठा लेते हैं। ये 2 समय हैं जो संधि काल के हैं, और उसी संधि काल को हमने संध्या का काल कहा है कि प्रातः काल जब छाती पर किरणें पड़ने लगे सूर्य की, उस समय पर अपने को संध्या करनी है। एक साय का काल, जब जिसको हम गोधूली वेला भी कहते हैं, उस समय भी जब उस भगवान भास्कर की किरणें हमारी छाती पर गिरने लगती हैं, उस समय भी पर भी हमारे को संध्या करनी चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, दिन का आउटपुट निकालना चाहिए। मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या करना चाहिए था, संसार में जीने का उद्देश्य क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किस प्रकार से मैं अपने पूर्ण कर रहा हूं, मेरे मनुष्य होने का जो लक्ष्य है, क्या मैं उसको प्राप्त करने के लिए जो मुझे प्रयत्न करना चाहिए उतने प्रकार के प्रयत्न मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। आपस्तंभ धर्म सूत्र ने एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा, कालियोर भोजनम अग्निहोत्रवत प्रवृत्ति। इस शरीर को केवल 2 ही समय भोजन करना चाहिए, कालियोर भोजनम, 2 समय भोजन करें, अग्निहोत्रवत प्रवृत्ति। जैसे सुबह अग्निहोत्र करते हैं और शाम को अग्निहोत्र करते हैं, तो इस शरीर को यदि हम यज्ञकुंड मान लें और अन्न को इसकी समिधाएं मान लें, तो इस यज्ञकुंड में जिस प्रकार की बढ़िया समिधाएं होनी चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक 35,000 40,000 का मोटरसाइकिल लेकर के उसकी बढ़िया से बढ़िया पेट्रोल पंप आदमी ढूंढता है कि मेरी गाड़ी खराब न हो जाए। और ये अनमोल शरीर, यदि कोई कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो गुरुदेव उसको कोई कहे ना कि 50 लाख रुपए देता हूं, किडनी दे दे, तो कहेगा ना ना ना, पागल हो गया। एक आंख देता हूं तुझे को 25 लाख रुपए, नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे करोड़ों रुपए से ज्यादा का सामान तो तेरे पास स्वयं है। इसलिए इस शरीर को भी चलाने के लिए, निर्वहन करने के लिए शरीर रूपी भी जो यज्ञ है, इसमें भी जो आपने समिधाओं की चर्चा की, हमारे यहां भी समिधाएं लगती हैं, अन्न लगता है, उसमें पृथ्वी भी लगती है, तो 5 तत्वों का बहुत सुंदर सा हम मिश्रण करते हैं। इसलिए सभी प्रकार की चर्चाएं वहां, कभी आचमन के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से। और ये जो परंपरा है, जब हम आचमन करते हैं, वांग में आस्य अस्तु, नसोर में प्राणो अस्तु, अक्षणोर में चक्षुर अस्तु, कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु, बाहोर में बलम अस्तु, इनको विचार तो करें। मेरी वाक में अच्छी वाणी रहे, ऐसी वाणी बोलूं कि भाई सबको बढ़िया लगे, और मेरे कानों में श्रुति पड़े। सारा दिन बैठ के क्या ये ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष बिना बात उसमें पढ़ करके क्या करना है। और अक्षणयोर में चक्षुरस्तु, आंखें तो दी भगवान ने, लेकिन दृष्टि भी तो दे। वो दृष्टि भी आपको कब मिलेगी, जब आप वेद के रास्ते पर चलते हैं। मैडम, आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया, और ऐसा वेद का कार्यक्रम जिसकी संयोजिका स्वयं महिला हो और जिसके समापन पर पूरे जिले की जो मालिक है वो भी एक महिला हो, ऐसा सुंदर समन्वय कदापि देखने को मिलता है। ऐसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र हितास्तु न पूज्यते सर्वास तत्र भला क्रिया। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। मैडम डीसी, जिस घर में मैं यदि अपनी बीवी से बिगाड़ लूंगा ना, मैं कितना भी बढ़िया आदमी क्यों न ले आऊं, उसको चाय नहीं पिला सकता हूं। उसको मैं बना दूंगा, उसके साथ मैं बना करके व्यवहार अच्छा रखता हूं, तो मेरे पास घर में 4-5 दिन, सप्ताह बड़ी मुश्किल से गुजरता है।
तो सप्ताह यदि गुजर जाए और कोई मेहमान न आए तो वो कहता है, मेरी मैडम कहती है कि डॉक्टर साहब आपका टीआरपी खराब हो रहा है पब्लिक में। क्यों? कि इतने दिन हो गए कोई अतिथि नहीं आया मेरे घर में। और जब मेरे घर में कोई अतिथि आता है उसके लिए जो भोजन बनाते हैं, एक अच्छा व्यवहार जाता है। और एक अतिथि जब आता है तो अतिथि हमारे बहुत सारे संस्कार हमारे परिवार को दे करके जाता है। कठोपनिषद ने बड़ा सुंदर वाक्य लिखा, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनरता इष्ट पूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान एतद वृंगते पुरुषस्य अल्प मेधसो यस्य अनशन वसति ब्राह्मणो गृहे। किसी घर में कोई अतिथि आए और वो अनशन करे तो बहुत ही खराब होता है। और जब उसके घर का अन्न ग्रहण कर लेता है तो उस घर में बहुत प्रकार की संपन्नताएं आकर के खड़ी होती हैं। ये हमारी परंपरा, हमारे शिक्षा, हमारे संस्कार सिखाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सुंदर अभिवादन की परंपरा है, बहुत सुंदर अतिथि सत्कार की परंपरा है। देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, नृ यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है। इवन दो हम तो प्रकृति को भी साथ लेकर के चलते हैं। जो बिना झोली के फकीर हैं, छोटे मोटे कीड़ी मकोड़े, कुत्ता बिल्ली, मोर पक्षी, ये सारे भी, इनको बलि वैश्व देव कहा। विश्व देव हैं, सारे संसार के देव हैं। उनके लिए थोड़ा सा हिस्सा निकाल करके उनके लिए भी रखते हैं। क्या सुंदर हमारे यहाँ परंपरा है। अतिथि देवो भव पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और आज आधुनिक समय में जब अतिथि तुम कब जाओगे के सीरियल बनते हैं, थोड़ा देख करके कष्ट होता है कि हम संस्कृति को कहां हम लेकर के जा रहे हैं, परंपराओं को हम कहां लेकर के जा रहे हैं। तो ये परंपराएं हमारी किसी न किसी रूप में रहें। और आप इस जिले की, पूरे जिले की यज्ञ की ब्रह्मा हैं। आज के कार्यक्रम की ब्रह्मा तो प्रोफेसर ऋतु जी हैं, लेकिन पूरे जिले की जो ब्रह्मा हैं उनका ब्रह्मत्व आपके है, आपके हाथ में है। आपके साथ ये सारे संस्थाएं जितनी हैं ये पल्लवित और पुष्पित होती हैं। और मैं समझता हूं मैडम कि आपके संरक्षण में जरूर कुछ ना कुछ आहुति इस विश्वेश्वरानंद शोध संस्थान में मिलेगी, क्योंकि ये ऋषि की धरती है, ये तपस्वी की धरती है। जिस व्यक्ति ने बिना कोई साधन होते हुए, 1 रुपए की कोई सहायता न होते हुए इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया हो। और आज हमारे पास बहुत प्रकार का बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है। ये संस्था खूब फले और फूले, इस पर भी कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। जब संस्था से, प्रशासन से जब कोई ऊपर चीज जाती है तो जरूर उसके ऊपर सुनवाई होती है। मैं समझता हूं इसमें संख्या बल भी बढ़े और इसमें अभी बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं उनको भी किसी न किसी रूप में क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। तो आपका भी सौभाग्य ये है, माँ सरस्वती के कार्यक्रम में, माँ शारदा के कार्यक्रम में, माँ गीरवाण वाणी, अमर भारती, देव भारती, सुर भारती, जिसकी उपासना करके आप स्वयं अधिकारी बने हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के। वो ऋषियों का आशीर्वाद भी आपको भी मिले, आपके परिवार को भी मिले, और इस संस्था को भी वायसो वर्षा जो ये आशीर्वाद परस्पर मिलता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। इसमें अनेक उच्च कोटि के विद्वान लोग आए, अपने भाव प्रस्तुत किए, विचार प्रस्तुत किए। इन्हीं भावनाओं के साथ स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पक्षुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा विद ब्रह्मलोकम। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। गुरुजी ने अपने उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ किया। अच्छा, इस बीच में मैं एक सूचना देना चाहता हूं आप सभी को कि यह सारा जो कार्यक्रम हो रहा है ये शाम को 6 बजे जेबीसी अपडेट पर प्रसारित किया जाएगा, इसलिए कृपया उसको एक बार जरूर देखें। अच्छा, हाँ, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे विश्वविद्यालय के सीनेटर श्री मुकेश अरोड़ा जी विराजमान हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया आएं और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। श्री मुकेश अरोड़ा जी। मैं मैडम ऋतु जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे यहाँ आकर आपसे बातचीत करने का मौका दिया और मेरी कर्म भूमि में आकर फिर से मुझे 42 वर्ष पहले की यादें ताज़ा करने का मौका दिया। आदरणीय कोमल मित्तल जी, डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर, प्रोफेसर भारद्वाज जी, प्रोफेसर सुधीर जी, प्रोफेसर साहब और मेरे सारे साथी दोस्तों, जब मैं इस पुस्तकालय में अंदर आया तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि आज से 42 वर्ष पहले जब मैं यहाँ आता था
और यहाँ पर कभी भी डेक्लामेशन, डिबेट, कोई कार्यक्रम होता था इसी पुस्तकालय में होता था, लेकिन ये पूरा फुल होता था विद्यार्थियों से। कि आज विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही कम हो गई है। इस पर जैसे भाटपा जी ने कहा कि आप होशियारपुर से संबंध रखते हैं, विश्वविद्यालय में इसके बारे में, संस्कृत के बारे में आवाज़ उठाया करें। अभी अक्टूबर की मीटिंग हुई सिंडिकेट की, अभी नवंबर की हुई, 25 नवंबर को भी हुई। उसमें जब हमारी कुछ पोस्टों की एडवर्टाइजमेंट आई, मैंने देखने लगा कि संस्कृत की एक भी नहीं थी। अभी और कुछ आ रही हैं, हमने अप्रूव कर दी हैं, एक भी नहीं थी। तो ज़्यादातर संस्कृत के विरोधी ही हैं, क्योंकि वहाँ पर मजाक उड़ाया जाता है। मैं तो पिछले 28 वर्षों से पंजाब विश्वविद्यालय की सेनेट का सदस्य हूँ। कहा जाता है कि होशियारपुर में जितने अध्यापक हैं उतने बच्चे नहीं हैं, इसलिए संस्कृत के बारे में क्या करें। होशियारपुर के कुछ सेनेटर कहते थे ये बातें। तो फिर मैम बहुत अच्छे हैं, रेणुवीर जी ने, मुझे था कि 28 को यहाँ आएंगे, लेकिन उनकी चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हो गई थी और उनको वहाँ बुला लिया गया, इसलिए नहीं आ पाए। तो मैंने कहा एक भी लेक्चर रेगुलर नहीं है पंजाब विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में, आज एक भी नहीं है। तो बच्चे कहाँ आएंगे? बच्चे देखते हैं कि यहाँ तो कोई प्रोफेसर ही नहीं, हम पढ़ लिख जाएंगे, डॉक्टरेट कर लेंगे, हमें कहाँ नौकरी मिलेगी। मैं कह इसलिए जो संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है, तो उनके सामने अपने टीचर ही दिखाई देते हैं। आप यहाँ का उदाहरण दे लो। जब मैं 1983 में मैंने एमए की है, लेकिन 1980 के करीब से यहाँ आता था। यहाँ 15-20 प्रोफेसर होते थे। भास्करन जी होते थे, चौबे जी होते थे, पांडे जी होते थे, भारद्वाज जी होते थे, नौटियाल जी होते थे। अब रघुवीर जी बैठे हैं, मैडम सैनी जी बैठे हैं, कन्हैया जी बैठे हैं। अब देखो कंपैरिजन करो, कितने टीचर कम होते जा रहे हैं, फिर विद्यार्थी कहाँ से आएंगे। आगे यहाँ विशारद, प्रभाकर भरे होते थे हॉस्टल बच्चों के पढ़ने वालों के। मैं कहा बड़ी मुश्किल से हॉस्टल मिलता था। लेकिन कहते कि संस्कृत की उपयोगिता नहीं है। लोग कहते हैं वहां पर, कहते आजकल कंप्यूटर का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। तो फिर मैं बड़ा मजाक करता हूं, मैंने उदाहरण देता हूं। आजकल जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं अनुराग वर्मा जी, ये पहले डिप्टी कमिश्नर लुधियाना में होते थे। इनके पापा के साथ मुझे भी पढ़ाने का मौका मिला। वहाँ सतलुज क्लब है, यहाँ जो एक हमारा क्लब ऑफिसर क्लब, वहाँ पर कहते हैं कि स्पोर्ट्स में बड़ा घाटा पड़ता रहता है। स्पोर्ट्स जैसे मैं लॉन टेनिस खेलता हूँ, वहाँ कहते हैं कि देखो ये स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट बंद कर दो, घाटे में चलते हैं। हमारी बार है, वहाँ प्रॉफिट में चलती है, शराब यहाँ बैठ के पीते हैं। मैं कह इसका कंपैरिजन कैसे आप स्पोर्ट्स के साथ कर सकते हैं। मैंने ओपनली, जब हमारी जनरल हाउस की मीटिंग होती, मैंने कहा, मैं कह ऐसे कैसे, हर चीज को फायदे से नहीं देखा जा सकता। मैं कह जो हमारी भाषाएं हैं, जैसे हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, संस्कृत हो, मैं इन्हें क्यों पसंद करता हूं। ये एक जो मनुष्य होता है उसको इंसान बनाने में बहुत भारी भूमिका अदा करती हैं। ये हमें मूल्य की बात करती, वैल्यूज की जो बात कर रहे थे, सुबह धर्म और संस्कार की बात कर रहे थे, ये कहाँ से सीखने को मिलती हैं? भाषाओं के माध्यम से। भाषाओं को पैसे से ना तोलो। यदि आपने स्पोर्ट्स में भी प्रॉफिट करना है, मैं क्या मेरे पास है, कैसे मैं बता सकता हूं। मैं क्या डीसी साहब अनुराग जी बहुत बढ़िया बंदे हैं, जी करके बोलते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने कहा सर आप ऐसे करो, आप कहो कि बार में वही जा सकता है जो पहले कोई गेम खेल के आए। मैं कहा सबसे ज्यादा लाइन पहले स्पोर्ट्स में लगा करेगी। सब कहेंगे बार में तभी जाने का मौका मिलेगा, पहले हमने कोई ना कोई गेम, बैडमिंटन, स्क्वैश, कोई ना कोई गेम खेलनी होगी। मैं क्या पैसे से ना तोला करो सर। फिर उन्होंने कह दिया नहीं, स्पोर्ट्स एज इट इज चलेंगी। अभी चाहे हम 10 लोग आते हैं लॉन टेनिस खेलने वाले, वहां पर 6 एम्प्लॉइज है, वैसे ही रहती है। जब संस्कारों की बात आती है, मुझे
कोमल जी का उदाहरण बहुत अच्छी तरह याद आता है। मैं इनसे तो अभी 1.5 महीना पहले मिला, लेकिन इनके फादर इन लॉ से मुझे मिलने का मौका मिला जब ये मोहाली में थे। इनके हस्बैंड भी हिमांशु जी भी उस समय IAS, आजकल तो गुरदासपुर में है डिप्टी कमिश्नर, उस समय मोहाली में दोनों थे। कोई एक अग्रवाल सभा पर कोई चैप्टर है ना ऐड करना था पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक में, तो मुझे भी एज ए एक्सपर्ट बुलाया गया। जब मैंने ऐड कर दिया तो फिर श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी जो इनके फादर इन लॉ हैं, बहुत ही समाज सेवा का काम करते हैं, तो मैं उनका उदाहरण इनके परिवार का सब जगह कोट करता हूं। मुझे उनके घर जाने का मौका मिल गया। कहते आज जो प्रोफेसर चाय पीते हैं, जब पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में हमारा काम पूरा हो गया, मैं इनके घर गया तो मुझे इतनी हैरानगी हुई। मैं जैसे ही दरवाजे के में एंटर करने लगा, सबसे ऊपर श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी, फिर श्री हिमांशु अग्रवाल जी IAS, फिर इनका नाम नीचे था। देखो बच्चों ने कितनी रिस्पेक्ट दी। सबसे ऊपर संस्कार के रूप में पापा का नाम, नहीं तो बच्चे IAS बन जाते, पहले अपनी नेम प्लेट, फिर नीचे कहीं पापा की लगती नहीं, जैसे उन्होंने बोला कि मजबूरन लगाने पड़े लगे, लेकिन सबसे ऊपर इनके फादर इन लॉ का नाम था। तब मैंने कहा ये है संस्कार। पिता को आज भी ऊपर रखे, बच्चे चाहे यहां मर्जी पहुंच जाए। आजकल तो गैराज में जहां जगह मिलती है ना, ड्राइंग रूम में नहीं जगह मिलती तो गैराज में पापा का बेड लगा दिया जाता है। फिर इनकी योग्यता, इनकी क्षमता का मुझे तब मौका मिला। मेरा भी भांजा पहले IAS था, कशिश मित्तल, उसने छोड़ दिया, 2011 बैच में था। मैं उनके साथ इनके पास किसी काम के लिए आया। जो काम मैं 14 साल में नहीं करवा पाया था अपने ब्रदर इन लॉ का, इन्होंने मेरे ख्याल 15 मिनट में वो काम करवा दिया। देखो इनकी योग्यता, 15 मिनट मैं इनका देना नहीं दे सकता था। जो मैं बीइंग ए सिंडिकेट में मेंबर होते, कॉलेज का कोई झगड़ा था, नहीं कर पाया, इन्होंने सिर्फ 15 मिनट लगाए। इसलिए अब मैं इनका बहुत आभारी हूं कि इनकी क्षमता है। बाकी रही संस्कृत की बात, अभी सिंडिकेट में जब मुद्दा आया तो जैसे कहा है कि इसके लिए कुछ करना चाहिए, मुझे भी लगता है कि ये मेरी कर्म भूमि है। मैंने कहा मैम कि जब आप होशियारपुर में जाओगे, रितु मैम का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि यहाँ अपना एक अलग बिल्डिंग होनी चाहिए। तो मैंने, आपने जैसे मुझे बताया था पास में जगह होगी, तो मैंने कहा यदि आप जब भी शुरू करोगे, जैसे मिनिमम 25 लाख रुपया तो मैं चाहे अपनी पॉकेट से दूंगा, चाहे मैं CSR से इकट्ठा करके दूंगा। मैं ओपनली सिंडिकेट में रिकॉर्ड करवाया, मैं कोशिश करूंगा। हाँ, मैंने कहा वैसे तो मैंने अपनी ओर से कहा, नहीं तो मैंने कहा मैंने भी जो पैसा कमाया रिटायरमेंट के बाद, मुझे भी 1.5-2 करोड़ रुपया मिला होगा। मैंने कहा चलो, चाहे मैं अपनी ओर से तो हूँ, चाहे SP ओसवाल जी मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे, जो वर्धमान के हैं, उन्होंने अभी मैम रेणुवीर जी ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि इंडस्ट्रियलिस्ट से कुछ हम पैसा इकट्ठा करना है यूनिवर्सिटी के लिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आना 23 दिसंबर को, तो मैं जैसे ओसवाल जी के पास गया, उन्होंने हमें कंट्रीब्यूट किया। एवन साइकिल के मालिक है पावर साहब के पास गया, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। ऐसे लुधियाना में बहुत दानी है, जैसे ये भी वर्धमान के जो यहाँ चावला जी है ना, देते रहते, कभी रेलवे मंडी स्कूल को, कभी DAV वालों, कहते कि यदि यहाँ भी चाहिए मैं पैसा देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ये तो मांगना पड़ेगा हम लोग, यदि अपना कोई बनाना चाहेंगे अलग से बिल्डिंग, तभी होगा। पर VC मैम एक बात मुझे जरूर कहते थे, कहते आप भी कहते रहते, मैं होशियारपुर का हूं, जब इस संस्थान का विकास होता था, पंचवटी आपने देखी नहीं, बच्चे अभी बच्चे हैं, जब रघुवीर जी तो बैठे, कृष्णा मैम बैठे, कितनी सुंदर होती थी, वहां बैठकर मजा आ जाता था पढ़ने का। हमारे पास तो पैसे होते नहीं, हम बोरी जो लेके टाट सा लेके आते, कभी वहां बैठ जाते, कभी पेड़ों के पीछे बैठ जाते, कभी इस बिल्डिंग के पीछे, तो स्वर्ग लगता था। वहां पर जो निगम बोध जी, आप आजकल लुधियाना में जो दंडी स्वामी मंदिर है उसके जो अध्यक्ष हैं, जो सेंट हैं, वो यहीं पर अध्यापक थे। उस समय ये सारे संत महात्मा लोग ही होते थे जो यहाँ पढ़ाने वाले। बड़ा मजा, एक दूसरे के, चाहे कहते थे ना वैचारिक मतभेद होता था, जो मन का भेद नहीं होता था, एक दूसरे की टांगे नहीं खींचते थे। क्योंकि यहां से सारे लोग जो चंडीगढ़ में, मुझे याद है
जो आगे डॉक्टर धर्मानंद जी यहाँ से गए हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश जी है यहाँ से गए हैं, वो सारे लोग इस संस्थान को ऊपर लेकर जाना था, पीछे नहीं। पर आजकल यदि हम ये चाहें ये संस्थान बंद हो जाए, हमारी ट्रांसफर वहां हो जाए चंडीगढ़ में, वो काम ठीक नहीं होगा। कि जिस संस्थान की हम रोजी रोटी, जिसके हमारा पेट भरता है, उसको बंद करवाने की कोशिश ना करें, इसको और ऊपर लेकर जाने की कोशिश करें, तभी हमारा भला होगा। तो उसके लिए जो भी यूनिवर्सिटी से सहायता चाहेगी, जो भी मैम बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ तो उनके 15-20 साल पुराने हैं, वाइस चांसलर तो अभी बने, बहुत अच्छे कहते, मैं होशियारपुर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, यदि टीचर बच्चों का ध्यान रखे, बच्चों की पढ़ाई की ओर ध्यान देने की कोशिश करें। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मेरे लायक जो भी सेवा होगी, मैं भी लुधियाना के जो अमीर लोग हैं उनसे पैसा मांगने की कोशिश करूंगा। चलो कोशिश करेंगे कि ये जीवित रहना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे गरीब बच्चे यहीं पे इसी लाइब्रेरी बैठकर, वर्मा जी जैसे उस समय हमारे डिप्टी लाइब्रेरी थे, ये हमें पुस्तकें, रिहानी साहब थे, टेबल पर लाकर देते थे कि पढ़ने वाले बच्चे हो। मैं वर्मा जी का, रिहानी जी का जैसे लोगों का भी देना नहीं दे सकता, जिनके कारण मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं। इसलिए मैं फिर से एक बार रितु मैम का और सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि भूमि बड़ी पवित्र है, इसी से मेरे जैसे गरीब बच्चे भी पढ़कर यहाँ तक पहुंच गए हैं, जो 28 वर्षों से पंजाब यूनिवर्सिटी गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं। क्योंकि हम एक ही बात सीखे थे कि अपनी कथनी और करनी में अंतर ना रखो। यहाँ से जो हम कहते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, तभी आगे हमारा विकास होगा। ऐसा हमें सबको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जिनको सुनने के लिए सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मैं आज की मुख्य अतिथि श्रीमती कोमल मित्तल जी से निवेदन करूंगा, कृपया आएं और अपने उद्बोधन से हमें सभी को कृतार्थ करें। श्री कोमल। बहुत ही आदरणीय डॉक्टर भारद्वाज जी, मैडम रितु जी, प्रोफेसर मुकेश जी, प्रोफेसर सुधीर जी, मंच पे विराजमान, और डॉक्टर साहब आपसे भी मिलने मौका मिला, न्यूरो सर्जन जी, मंच पे विराजमान सभी लोग, इधर ऑडियंस में बैठे सभी लोग, सभी को नमस्कार। मुझे आज यहाँ इस पवित्र धरती पे मैं कहूँगी आने का दूसरी बार मौका मिला है। एक बार पहले भी आप सबसे मुलाकात हुई थी, और यहाँ बैठकर मैं अभी भी वही देख रही थी कि ऐसा महसूस होता है कि आप इतिहास के बीच में और ज्ञान के भंडार के बीच में बैठे हुए हो। प्रोफेसर मुकेश जी ने कहा कि मतलब इस संस्थान का शायद जो पहले रुतबा होता था, धीरे धीरे सालों इसका थोड़ा रुतबा कम होता जा रहा है। इसका कारण भी इन्होंने बताया, यहाँ पे टीचिंग स्टाफ कम हो रहा है, और उसी के साथ साथ बच्चे भी जो एडमिशन ले रहे हैं वो कम हो रहे हैं। पर जिस तरह से मुझे लगता है कि डॉक्टर रितु जी काम करते हैं, या फिर अभी प्रोफेसर साहब ने भी आश्वासन दिया, ये संस्थान आगे आने वाले समय में और कुछ नहीं तो एक इतिहास में तो अपनी बहुत बड़ी जगह बनाकर रखेगी। जिस तरह से यहाँ पे शिक्षा दी जाती है, या फिर जिस तरह से यहाँ पर संत महापुरुष उन्होंने पढ़ाया है, या फिर यहाँ से बच्चे शिक्षा लेकर इतने उच्च पदों पर पहुंचे हैं, तो बिल्कुल ही इस संस्थान का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। मैं बतौर डिप्टी कमिश्नर, मैंने ये बात पहले भी कही थी, मैं अभी फिर कहती हूँ मैम, आपको मेरी तरफ से आपको जो भी मदद चाहिए, जैसे अगर कोई केस भी बनाकर यूनिवर्सिटी को या फिर चीफ सेक्रेटरी सर को भेजना है, मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है। प्लीज जैसे भी आप कहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता, ये बात हमने पहले भी एक बार डिस्कस करी थी कि इस संस्थान को यहाँ से चंडीगढ़ में शिफ्ट होना चाहिए, या फिर ये जो कोर्सेज यहाँ चल रहे हैं संस्कृत के आचार्य के, वो कोर्सेज बंद होने चाहिए, सिर्फ इसलिए कि बच्चे कम आ रहे हैं, बल्कि टीचर्स बढ़ने चाहिए ताकि कोर्सेज भी आगे बढ़ सकें, बच्चे भी और आए, और ज्यादा इस संस्थान का नाम आगे बढ़े। यहाँ पर जो इतने पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी हैं, जो यहाँ म्यूजियम बना हुआ है ढोलबाग का, इस जगह पर मैंने जब मैं पहली बार आई थी एक यज्ञ भी आपने कराया था। मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे अच्छा यज्ञ या फिर
जिसे कहना इससे ज्यादा पवित्र तरीके से कोई मैंने कार्य कोई अटेंड करा होगा। हमारे घर में मुकेश जी जानते हैं, मेरे फादर इन लॉ को जानते हैं, हमारे घर में बहुत ही पूजा वाला और प्रेम वाला वातावरण रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा अपना परिवार भी, शादी से पहले भी मैं एक बहुत बड़े जॉइंट परिवार में पली बड़ी हूँ। जो भी बात कर रहे थे कि बुजुर्ग साथ नहीं रहते, दादा दादी साथ नहीं रहते, मैं ये बताना चाहती हूँ, मतलब मैं सिर्फ दादा दादी नहीं, मेरे जो परदादा जी थे वो 3 भाई थे, तो वो 3 भाइयों की फैमिली और आगे दादाजी और उनके परिवार 4 जनरेशन हम साथ रहती थी। तो एक बहुत ही बड़े जॉइंट परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ। और अब शादी के बाद भी जिस तरह से मेरे मम्मी पापा सास ससुर साथ रहते हैं, तो मेरा भी यही इच्छा रहती है कि मैं अपने बच्चों को वही संस्कार दे सकूं जिस संस्कार के बीच में हम पले हैं। आज का जो सेमिनार का विषय है वो भी किस तरह से वैदिक लिटरेचर से राष्ट्रवाद सीखा जा सकता है, बढ़ सकता है। तो मुझे जो हमारी संस्कृति है या जो हमारे वेदांत हैं उससे जो हमें ज्ञान मिलता है, अगर उसको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लें, उसको फॉलो करना शुरू कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़ाई झगड़े का या फिर कोई भी बुरे कामों का कोई भी कारण बच जाता है। मैं इधर के जितने भी छात्र हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको तो मैं यही कहूंगी, आप सबके लिए मेरी बेस्ट विशेस। आप जो यहाँ से जो कोर्स कर रहे हैं या फिर जो भी आप यहाँ से डिग्री हासिल कर रहे हैं, इस तरह की शिक्षा आपको शायद कहीं और नहीं मिल सकती। बिल्कुल हम मानते हैं कि शायद संस्कृत का या हिंदी जैसे विषयों का आज के टाइम पर इतना लोगों को लगता है कि शायद इम्पोर्टेंस नहीं रही, पर हिस्ट्री जो है, हमारा इतिहास जो है, वो तो इन्हीं भाषाओं में है। मुझे याद है जब स्कूल में पढ़ते थे तो वो पढ़ाया जाता था संस्कृत कितनी भाषाओं की जननी है। तो अगर ऐसी भाषा को हम नहीं प्रमोट करेंगे, नहीं अगर पढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कैसे आगे हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो ये तो इतिहास है, मतलब आप इतिहास इस इंस्टीट्यूट में है, इस संस्थान में, इस लाइब्रेरी में है, यहाँ के शिक्षकों में है और अब यहाँ के विद्यार्थियों में है। आप ही लोग इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, आप ही लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ पे जितने भी एल्यूमनाइज हैं जो यहाँ किसी तरह से एसोसिएटेड रहे हैं, मैं सभी को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि आपके कंधों पर बोझ बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको हम सब जानते हैं कि शायद उसकी इम्पोर्टेंस अब आज की डेट में लोग इतनी नहीं समझते। उसको बनाए रखना, लोगों के बीच में रियलाइज कराना, ये सब, इस सब का बोझ आप ही के कंधों पर है। मैडम रितु के लीडरशिप में जो इंस्टीट्यूट चल रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि आगे बहुत तरक्की करेगा। मैम बहुत कोशिश भी करते हैं, इन्होंने मुझे बताया भी कि इनकी प्लान्स बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर नई बिल्डिंग देखना चाहते हैं। इसके लिए भी पंजाब यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा ये बातचीत कर रही हैं। इसके अलावा भी यूनिवर्सिटी के साथ लगातार बात करना कि किस तरह से इस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन अच्छे विचारों के साथ, इस अच्छी लीडरशिप के साथ मुझे पूरा यकीन है कि इंस्टीट्यूट आगे बहुत बढ़ेगा। आज के इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैम रितु का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर मुकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इतने अच्छे शब्द बोले। प्रोफेसर सुधीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका लेक्चर बहुत अच्छा था। मैं माफ़ी भी मांगती हूँ, लेट हो गई फंक्शन में आने के लिए। मेरा कोई और कार्यक्रम था, वहाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। पर एक बारी फिर सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इसी बात के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि इंस्टीट्यूट आगे बहुत बढ़ेगा। यहाँ के बच्चे, यहाँ के टीचर्स, शिक्षक जितने भी हैं, सब बहुत तरक्की करेंगे और इसी तरीके से इस जगह का नाम बनाए रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक पेड़ था, उस पेड़ पे बहुत सारी चिड़ियां थी। तो उनमें से एक चिड़िया उड़ी, उसने चोंच में पानी भरा और भर करके उस आग को बुझाने के लिए चल पड़ी। बाकी जितनी भी चिड़िया बैठी थी वो बोलती है कि तू बेवकूफ है, मूर्ख है, कि तेरी चोंच में तूने जो पानी भरा है उससे क्या आग बुझने वाली है क्या?
तो कहते हैं कि कल को जब इतिहास में जब कोई बात आएगी, कल को कुछ होगा, पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया, तो कम से कम मुझे इतनी तसल्ली तो होगी कि मैंने कुछ काम तो किया। तो आज इस संस्थान को बेहतर बनाने के लिए उसी चिड़िया का हमें उस चिड़िया की तरह बनना है। जितना भी हम लोग कुछ कर सकें, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन करना जरूर है अपने संस्थान के लिए। बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं अपने संस्थान के आचार्य प्रोफेसर रघुवीर जी से निवेदन करूंगा, कृपया आएं और सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। प्रोफेसर रघुवीर जी। समय काफ़ी हो गया है, जैसा कार्यक्रम था, तो इस समय व्यक्ति सा सबका धन्यवाद तो नहीं करता, सामूहिक रूप से करेंगे। जैसे कल भी बात आई थी, परसों शुरू से बात आ रही थी कि ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं उनका आयोजन करने में बहुत कठिनता आती है, दुर्गम आता है कार्य है, अनेक बाधाएं आती हैं, परंतु आप इस कार्यक्रम में सभी जो विद्वान जन अनेक प्रांतों से, अनेक विश्वविद्यालयों से यहाँ आए हैं, उनके सहयोग से ये कठिन कार्य भी सुकर हो गया है। हमें बहुत खुशी महसूस होती है कि आप सबने इस कार्य में निरंतर हमें सहयोग दिया, जिससे ये कार्य आज त्रिदिवसीय जो हमारा आयोजन था वो सफलता की ओर जा रहा है। और मंचस्थ जो विद्वान हैं या जो हमारे जिलाधिकारी हैं, इनका हमें निरंतर सहयोग मिलता रहा है। पीछे भी जो समस्या हमने सामने अपने जिलाधिकारी के पास रखी, उनका इन्होंने पूरा ध्यान दिया और उसके लिए निरंतर उसके लिए प्रयासरत हैं और उसके लिए कुछ सैंक्शन भी किया है, ऐसे मुझे पता लगा है। क्योंकि मैं अब संस्था से जुड़ा नहीं हूं, मैं संस्था का रिटायर्ड पर्सन हूं, इसलिए मुझे बहुत इसकी जानकारी नहीं है, परंतु मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि हमें कुछ पैसा सैंक्शन हुआ है, जिससे जो भी समस्याएं थी उनका समाधान होगा। और भविष्य में भी जब कभी हमारे जो भूतपूर्व अध्यक्ष थे मेरे से पहले, प्रोफेसर भारद्वाज जी, उन्होंने जिन समस्याओं को लेकर के या जिन भविष्य की उद्भावनों को लेकर के कुछ चर्चा की है, उसका भी आगे विचार करेंगे। और साथ में उज्जैन से आए हुए जिनके सहयोग से महर्षि विश्व संदीपनी आश्रम उज्जैन से जो आए हैं, उनके जो आर्थिक सहयोग से ये आयोजन किया है, ऐसा ही आयोजन भविष्य में भी होगा अगर इनका सहायता हमें मिलती रहेगी। इसलिए संस्थान के उज्जैन से आए हुए जो प्रतिनिधि हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो निरंतर 4 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं और इस कार्य को सफल करने में हमें पर्याप्त सहयोग मिला है इनसे, इनका भी धन्यवाद है। और जो वक्ता थे उनका भी विशेष करके, और जैसे हमारे सामने जयनारायण व्यास जी बैठे हुए, 3 दिन से यहाँ दिल्ली से आकर के बैठे और इनका उद्बोधन बहुत ही लाभप्रद था। और कन्हैयालाल जी पराशर जी, जिनको समय कम मिला, परंतु जिस तरह का इन्होंने अपना विचार रखे, उनसे हम बहुत प्रभावित हैं। और व्यक्ति साहब सबका धन्यवाद संभव नहीं है, इसलिए संस्थान की ओर से, विभागाध्यक्ष की ओर से सबका अति धन्यवाद है। और भविष्य में भी आपका इसी तरह से हमें सहयोग मिलेगा, चाहे आप विद्वान जनों का या स्थानीय जो प्रशासन है उसका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहे, ऐसा हम आशा करते हैं। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती कोमल मित्तल जी के स्वागत और सम्मान के लिए अपने विभाग की विभागाध्यक्षा प्रोफेसर रितु बालाई से निवेदन करूंगा, कृपया स्मृति चिन्ह उन्हें देकर उनका सम्मान करें।
धन्यवाद। अब मैं हमारे आज के सत्र के सत्राध्यक्ष प्रोफेसर सुधीर कुमार आर्य जी के स्वागत के लिए मैम से निवेदन करूंगा, कृपया स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मान दें। मैं अपने विश्वविद्यालय के सीनेटर श्री मुकेश अरोड़ा जी के सम्मान के लिए मैडम से निवेदन करूंगा। मैं आज के सत्र के हमारे बीच में विशिष्ट विद्वान के रूप में श्री गणेश दत्त भारद्वाज जी के सम्मान के लिए मैम से निवेदन करूंगा। मैं मैम से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में डॉक्टर साहब सम्मानित हैं, उनके सम्मान के लिए कृपया एक अंग वस्त्र प्रदान कर उनका सम्मान करें। आप सभी का धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा, कृपया शांति मंत्र के साथ इस कार्यक्रम का समापन करें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आप सभी लोग भोजन के लिए गेस्ट हाउस में चलें, सभी का वहाँ पे भोजन है, तो आप सभी अतिथियों से निवेदन है कृपया सभी भोजन करके जाएं। मैम, वेदों में राष्ट्रवाद, आज सेमिनार का समापन समारोह रहा, आप सम्मिलित हुई, किस प्रकार से देखते हैं? कि आज ये जो VVRI में साधु आश्रम में जो सेमिनार हुआ है, बहुत ही एक अच्छी पहल है। इस सेमिनार के राही जहाँ एक तरफ मैसेज दिया गया कि किस तरह हम अपने वेदों से इतना कुछ सीख सकते हैं, राष्ट्रवाद भी उससे सीख सकते हैं, उसके साथ साथ मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के जितने भी स्पीकर्स थे, जो अटेंडेंस थी, बहुत ही मैं कहूँगी बहुत ही उम्दा किस्म के स्पीकर्स थे जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था। बहुत अच्छी बातें यहाँ पर हुई और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह के सेमिनार्स आगे भी होते रहेंगे और इस सेमिनार का फ़ायदा उठाते हुए बच्चे और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे वो आगे ज़रूर इन बातों को लेकर जाएंगे। एक अच्छे राष्ट्र में आप संयुक्त परिवार को कैसे देखते हैं, या आज के समय में जब संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप युवाओं को? देखिए, मैं एक तो पर्सनल तौर पे भी मैं कहना चाहूँगी कि मेरी जितनी भी अपब्रिंगिंग रही है एक संयुक्त परिवार में रही है, मैंने बहुत सीखा है। अभी मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे जो बच्चे हैं वो अपने दादा दादी के साथ ही रहें ताकि उनसे सीख सके, जिस तरह के संस्कार मुझे मिले हैं वो भी ले सकें। और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग आज भी एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, सब इकट्ठे रहते हैं। मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि ठीक है, सभी की परिस्थितियाँ अपनी अलग अलग होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई संयुक्त परिवार में रह सके, पर जो एक जुड़ाव होता है, आप जो जुड़ के रहते हैं अपने बुज़ुर्गों के साथ, आगे आने वाली पुरानी जनरेशन्स के साथ या फिर नई जनरेशन जब सब मिलकर रहती है, एक दूसरे को बेहतर समझ पाती हैं, एक दूसरे से ज़्यादा ज्ञान दे पाती हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी कारणवश साथ नहीं भी रह पा रहे तो मिलना जुलना कम मत करिए, एक आदर सम्मान कम मत करिए और प्यार बनाए रखें। संस्कृत के प्रचार प्रसार को कैसे देखते हैं मैम, व्यक्तिगत रूप से? व्यक्तिगत रूप से देखिए, हमने जब हम पढ़ते थे हमने संस्कृत की पढ़ाई भी करी है। स्कूल में संस्कृत एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर आज के टाइम पे संस्कृत की क्योंकि आने वाले टाइम पे और लैंग्वेज इतनी इवॉल्व होती जाती है तो शायद संस्कृत को की इम्पोर्टेंस कम नज़र आती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं वेदों में संस्कृत में ही छिपा हुआ है और उस इतिहास में पता नहीं कितने सारे अच्छे ज्ञान वाली बातें और
जो आज की बहुत सारी समस्याओं को हल भी कर सकते हैं अगर हम उनको अमल करें, वो सब उसी इतिहास में और उसी संस्कृत भाषा में छुपा हुआ है। तो इसकी मान्यता बनी रहनी चाहिए। लोगों को इसको किसी भी तरीके से इसको नीचा नहीं ना समझना चाहिए ना दिखाना चाहिए। और अगर हम इसको प्रमोट करेंगे, हम और ज़्यादा उत्साहित करेंगे उन बच्चों को जो संस्कृत पढ़ रहे हैं या फिर वो लोग जो संस्कृत में रिसर्च कर रहे हैं, संस्कृत के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में भी वृद्धि होगी और साथ साथ एक बहुत अच्छा मैसेज जो भारतवर्ष है वो दुनिया को दे सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेदों में राष्ट्रवाद सेमिनार का आयोजन हुआ, 3 दिन तक सेमिनार चला होशियारपुर साधु आश्रम में। किस प्रकार से देखते हैं आज के समय में इस प्रकार के सेमिनार को? ये बहुत समसामयिक है, बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि वेद जो है ना वो समग्र को लेके चलते हैं, विश्व बंधुत्व को लेकर के चलते हैं और वो सारे सार्वभौम की बात करते हैं, वो किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते हैं। इसलिए लोगों का लोगों से मेल जोल हो, जुड़ाव हो, परिवारों में जुड़ाव हो, समाज में जुड़ाव हो, राष्ट्र में जुड़ाव हो, इन विषयों को लेकर के ये सेमिनार किया गया और ये एक समाज को एक बड़ा संदेश देने वाले हैं। राष्ट्र के प्रति एक बड़ा संदेश जाता है कि लोग इस प्रकार का विचार कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम बिगड़ते जा रहे हैं और उसके लिए समाधान क्या है। समस्या है तो ये तो ठीक है, लेकिन समाधान क्या है? समाधान उसका वेद की तरफ से निकलता है कि हाँ, केवल हम शास्त्र तक सीमित न रहें, उसको अपने जीवन में व्यवहार रूप में भी उसको उतार करके रखें। कहीं माता पिता, गुरु, आचार्य, मित्र, सखा, बंधु, इन सब लोगों को आपस में कहीं ना कहीं मिल कर के रहना चाहिए, तभी समाज का विकास होता है। जो समाज और जो परिवार, जो संगठन मिल के रहते हैं वो संपन्नता को प्राप्त करते हैं। वर्तमान परिस्थिति में आप संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए क्या कुछ सुझाव देंगे? जो देश भर के लोग आज हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, क्या कुछ संदेश होगा ताकि संस्कृत का प्रचार प्रसार राष्ट्र स्तर पर तेज हो सके? संस्कृत का प्रचार प्रसार खूब है। लगभग 400-500 के आसपास विश्वविद्यालय हैं भारत में, सब में लगभग संस्कृत है। जितने हजारों लाखों के आसपास कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उसमें चल रहा है। ऐसा नहीं है संस्कृत का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा। पूरा विदेश भी आज विदेशों में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, चाहे आप जर्मनी में चले जाइए, कनाडा में चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं वहाँ जो संस्कृत पढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ खूब प्रचार और प्रसार है और भारत भूमि से कभी संस्कृत नष्ट नहीं होगी। और क्योंकि ये हमारे संस्कार की भाषा है, परिवार की भाषा है, तो ये कभी भी नष्ट नहीं होगी। क्योंकि हर संस्कार आदमी का संस्कृत माध्यम से होता है। आपके नवरात्र आते हैं, पूजा होता है, पाठ होता है, आपके घर में इतने प्रकार के संस्कार होते हैं। हर आदमी गायत्री मंत्र जानता है, पूजा करना जानता है, उपासना करना जानता है। तो संस्कृत का कभी न्यूनता कभी आएगी नहीं और ये उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती रहेगी। हाँ, ये बात अलग है कि जब भाषाएं राजाश्रय प्राप्त करती हैं तो ज़्यादा उत्कर्ष और विकास को प्राप्त करती हैं। राजा न मनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा चलता है वैसे प्रजा चलती है। और राजा जब जिस शास्त्र को प्रमोट करता है वो ज़रूर प्रमोट होते हैं। और संस्कृत के साथ किसी भाषा की तुलना नहीं है, क्योंकि संस्कृत तो माँ है सब भाषाओं की और माँ की किसी से तुलना हो नहीं सकती। और राष्ट्र के युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? राष्ट्र के युवाओं को मेरा संदेश ये है कि संस्कृत भाषा पढ़ना चाहिए, गर्व से पढ़ना चाहिए और ये आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता पूरे संसार को संदेश देती है, न्याय अन्याय, सत्य असत्य और जय पराजय, लाभ हानि, मान अपमान। ऐसा सुंदर संदेश पूरी दुनिया में कहीं मिलेगा? कॉस्मोलॉजी का सबसे बढ़िया संदेश श्रीमद् भगवद गीता है और भाईचारे का, राजनीति का, परस्पर सौहार्द का रामायण कितना सुंदर ग्रंथ है। तो ऐसा तो साहित्य हमारे यहाँ भरा पड़ा है। आयुर्वेद शास्त्र पूरा भरा पड़ा है। पूरी दुनिया आज आयुर्वेद को लेकर के काम कर रही है। कोरोना ने बता दिया आयुर्वेद से ही जीवन चलेगा। तो अब सब बैक टू वेदास और बैक टू आयुर्वेदास हो रहे हैं। तो संस्कृत का तो प्रचार प्रसार होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर।